तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का भूगोल का प्रथम पाठ, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इसका भाग 1 हमने पहले पढ़ लिया। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रही होगी। तो अब हम पढ़ेंगे भाग 2। तो भाग 2 में हमारे सबसे पहले है संसाधन नियोजन। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन हेडिंग डालने के बाद हम इसमें लिखेंगे कि भारत संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक है। यानी संसाधन का नियोजन करेंगे ना, तो यानी संसाधन का नियोजन करना एक सर्वमान्य रणनीति है। यानी भारत जैसे जैसे जहाँ पर बहुत जगह संसाधनों की विभिन्नता पाई जाती है, तो इन्हें हर देशों में संसाधन में हर राज्यों में हमें संसाधन पूर्ण रूपित करना चाहिए। अगर हम एक देश को ही पूरे संसाधन दे देंगे, तो वो तो पूरा एक राज्य को अगर हम पूरा संसाधन प्राप्त कर देंगे, तो वो क्या होगा, उसमें तो फिर पूरा वो ही विकसित हो जाएगा और तो सब रह जाएंगे। तो इसके लिए हमें संसाधन नियोजन रणनीति अपनानी पड़ती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे भारत के राजस्थान है, वहाँ पर कितनी गर्मी पड़ती है, धूप बहुत पड़ती है, हवा बहुत चलती है। तो वहाँ पर एक सौर ऊर्जा मुख्य स्रोत, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा मुख्य स्रोत है, और पानी का मुख्य स्रोत यानी भारत में ही अगर आप चेरापूंजी में जाएंगे, यानी मेघालय की चेरापूंजी, वहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। तो वे भी भारत के, यानी अब उन लोगों को बाढ़ से बचाना और इन लोगों को प्यास से बचाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, संसाधन नियोजन की रणनीति अपनाएंगे। तो अब कुछ तो राज्य हैं वो अपने संसाधन पर खुद ही निर्भर हैं। यानी कुछ लोगों के पास से संसाधन है, वो तो खुद ही अपने पास हैं। जैसे कई राज्य हैं भारत में, महाराष्ट्र हो गया, ये भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो विकसित में आ गए हैं। अब वो बहुत आगे चले गए हैं, तो उन्हें सबको बराबर लाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, संसाधन नियोजन की रणनीति अपनाते हैं। तो अब हमने यह तो आपको हमने यह तो समझा दिया कि संसाधन नियोजन क्या होता है। अब आप साथ साथ लिखते रहना। अब हम संसाधन नियोजन तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे भारत में संसाधन नियोजन बनता कैसे। यानी फिर नंबर 2 हेडिंग डालते हैं, भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन। तो इसमें क्या होता है, भारत में संसाधन नियोजन है तो इसमें पहले होता है हमारा कह, यानी देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान की जाती है। यानी हमारे देश में कहाँ प्रदेश हैं, उनमें यानी राजस्थान हो गया, ऐसे राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, ऐसी जगहों पर क्या कर जाता है, इनको पहले देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर जाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1, देश के सभी राज्यों में संसाधन की पहचान। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे देश में सबसे पहले संसाधनों की पहचान की जाती है, और फिर क्या करते हैं, फिर उसकी तालिका बनाते हैं, तालिका बनाना। तो इतना सब हो जाने के बाद क्या होता है, फिर हम नंबर 2 यानी हेडिंग डालेंगे, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना पड़ता है। यानी इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें तैयार करनी पड़ती हैं। और फिर हम नंबर 3 हेडिंग डालेंगे गए। अब हम यहाँ पर सीधा ही नंबर 2 लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा दूसरी हेडिंग है वो इतने काम की हमें नहीं लगी। तो मैं आपको बोल कर सुना देता हूँ, तो आप लिख लेंगे तो भी सही है। अब हम लिखेंगे संसाधन विकास योजनाओं और संसाधन विकास योजनाओं को और विकास योजना के समन्वय को स्थापित करना। यानी अब कई देशों में, अब राजस्थान में पानी बहुत कम है, तो अब क्या करेंगे, चेरापूंजी वाला पानी है ना, वहां पर बाढ़ अत्यधिक आती है,
तो वहाँ का जो संसाधन पानी है अत्यधिक, तो उसे क्या करेंगे, सभी देशों में दे देंगे। तो सभी राज्यों में दे देंगे तो वो सभी राज्य क्या करेंगे, उनमें पानी की पूर्ति हो जाएगी और सभी राज्य क्या करेंगे, चेरापूंजी को अपना कुछ सामान दे देंगे, यानी चाय हो गया, ये सारी सामान वहाँ पर नहीं हो सकते तो बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पर क्या करेंगे कि ये सब चीजें भेज देंगे। तो यानी संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय और संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय, राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय, राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना, में समन्वय स्थापित करना। तो ये हम लिख लेंगे। तो फिर हम हमारा संसाधन नियोजन यहाँ पर खत्म होता है। फिर संसाधनों के संरक्षण के लिए गांधी जी ने एक बात कही थी, वो बात हम लिखेंगे। तो वो बात है, तो गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास क्या है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सब कुछ है, यानी हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु लेकिन किसी के लालच के संतुष्टि के लिए नहीं है, यानी किसी की लालच के संतुष्टि के लिए नहीं है। अब और उन्होंने क्या कहा था, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो हम आगे क्या लिखेंगे, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं किया, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो ये गांधी जी के विचार थे। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की। तो उसने कहाँ पर की थी वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले की थी वकालत 1968 में की थी। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने क्या किया था, 1968 में अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण पर वकालत 1968 में तो क्लब ऑफ रोम ने की थी। फिर 1974 में किसने की, 1974 में की थी अब सुमेशर ने अपनी पुस्तक में की थी। उस पुस्तक का क्या नाम था, स्माइल इज ब्यूटीफुल। स्माइल इज ब्यूटीफुल। और फिर एक बार और की थी, कब, 1987 में। 1987 में की थी। 1987 में किसने की थी, 1987 में
बुनटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा की गई थी। तो हमें लिख देते हैं बुनटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा। तो सबसे पहले तो की थी 1968 में वकालत किसने की थी? क्लब ऑफ रोम ने। यह एक क्लब है बड़ा सा। और 1974 में की थी शमशेर की पुस्तक में स्माइल इज ब्यूटीफुल। और फिर 1987 में एक रिपोर्ट वैश्विक क्षेत्र पर एक रिपोर्ट निकाली गई जिस वो कहाँ से थी? बुनटलैंड से। तो अब हमने यहाँ पर इतना पढ़ लिया। तो इस वीडियो में हम थोड़ा और बता देते हैं। तो इस संरक्षण की वकालत की थी। तो इसे क्या कहते हैं? यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक पुस्तक के, यानी ये सारी रिपोर्ट थी, इसको क्या नाम दिया गया? हमारा साझा भविष्य यानी हमारा साझा भविष्य एक पुस्तक बनाई जिसमें 1968 क्लब ऑफ रोम ने जो की थी वो लिखा, 1974 में शमशेर स्माइल इज ब्यूटीफुल में लिखा था वो लिखा, और 1987 में बुनटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा लिखा गया वो लिखा गया। तो इसको सभी को मिलाकर एक नाम बनाया गया, हमारा साझा भविष्य। तो और हम आगे लिखेंगे कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन कब हुआ था? रियो डी जेनेरो सम्मेलन हम आपको आगे बता देते हैं। तो रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था कब? 1992 में हुआ था। तो हम इसको लिख ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रियो डी जेनेरो। तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। तो 1992 में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और इसमें क्या हुआ था? और अब हम अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर तो इतनी जगह नहीं रही। तो अभी हम अगले पेज पर आ गए। तो हमने पढ़ा था रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में तक। और 1992 में कौन से महीने में? 1992 में जून 1992 में हुआ था। जून 1992 में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और उसमें 100 से भी ज्यादा, कितने से भी ज्यादा? 100 से ज्यादा राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे। किसमें? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में। तो ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था ब्राजील में। ब्राजील में कहाँ हुआ था? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और इसमें ये हुआ किस लिए था? ये हुआ था पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए हुआ था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका मकसद क्या था। यानी इसको एक एजेंडा तैयार कर दिया गया जिसका नाम था एजेंडा 21। यानी एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 थी, यह एक घोषणा थी। और यह घोषणा थी 1992 में ब्राजील के शहर में रियो डी जेनेरो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के विकास सम्मेलन के लिए वहां पर 100 से भी ज्यादा राष्ट्र अध्यक्षों के बैठक बुलाई गई और वहां पर आए भी थे। तो यह इसका उद्देश्य था, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या करे? एजेंडा 21 तैयार करे। उसमें हमें क्या लिखना था? उसमें हमें यानी वो 100 से भी ज्यादा राष्ट्र अध्यक्ष आए थे तो उन्हें अपने अपने देश में जाकर उन्हें अपने अपने राज्यों में यह कहना था कि आप अपना एजेंडा 21 तैयार करें। और उसके तहत आपको एजेंडा 21 में 21वीं शताब्दी तक सभी सामान उपलब्ध होना चाहिए। और फिर हमारा एक और चीज रह गई है, वो बीच में रह गई थी, सतत पोषणीय विकास। यह भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो सतत पोषणीय विकास, पोषणीय
विकास, सतत पोषणीय विकास होता है। यहाँ पर सतत पोषणीय विकास लिख देते हैं, पोषणीय, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या था कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या था कि हमारे पर्यावरण को हम बिना नुकसान पहुंचाए, हमारे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए क्या करेंगे, बिना नुकसान पहुंचाए हमारे पर्यावरण में वर्तमान की प्रक्रिया और भविष्य की पीढ़ियों का, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए, यानी पेट्रोल और इनकी जो संख्या है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, यानी पेट्रोल और उनके आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी होना चाहिए, यानी हमारे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। तो ये हो गया, और आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले पीढ़ियों की अवहेलना न करना, आने वाली यानी भविष्य ये पीढ़ियों की अवहेलना न करना, अवहेलना न करना। तो अब हमें क्या करना था कि हमें अपने लिए भी सामान रखना था और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाना और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सामान छोड़ना था। तो इसके लिए इसे ही सतत पोषणीय विकास कहा गया था, यानी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सामान छोड़ दें और हमारे भी पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।